FinanceSeva.com के स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के बिजनेस फाइनेंस वीकली प्रोग्राम में बात करेंगे प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में। यह एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर रिसीव होने से लेकर गुड्स शिप होने तक प्रोवाइड की जाने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस है। FinanceSeva.com के इस फैसिलिटी को अरेंज करने में आपकी मदद करती है। लेकिन प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में समझने से पहले मैं आपको FinanceSeva.com के बारे में बताना चाहूँगी। FinanceSeva.com 130 से ज़्यादा बैंक्स, NBFC, AIF और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिडबी, एक्सिम बैंक से लोन और इक्विटी अरेंज करने में मदद करता है। FinanceSeva.com पिच डेक, वैल्यूएशन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और CMA डाटा की सर्विस प्रोवाइड करने के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ FinanceSeva.com इनकम टैक्स, GST और SME IPO एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी तरह की सर्विस लेना चाहते हैं तो FinanceSeva.com से कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हम CA विकास जैन जी से समझते हैं प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में। तो स्वागत है सर आपका FinanceSeva.com में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में। तो इसमें पहला सवाल है, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? नमस्कार। प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो एक्सपोर्टर को मिलती है। ये मदद तब से शुरू होती है जब उन्हें कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है और ये फैसिलिटी गुड्स को शिप करने तक चलती है। आसान भाषा में समझें तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक द्वारा कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम आती है। अब आप ये बताएं, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस के क्या फ़ायदे होते हैं? प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत अहम रोल निभाता है। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे इससे एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल खरीद सकता है, सामान तैयार करवा सकते हैं और पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठा सकते हैं, वो भी पेमेंट मिलने से पहले। इस फैसिलिटी के द्वारा फंड अरेंज होने से, कैश फ्लो की चिंता कम होने से एक्सपोर्टर इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा अच्छी तरह से कॉम्पीट कर पाते हैं। इस फैसिलिटी को यूज करके एक्सपोर्ट लार्ज ऑर्डर ले सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसी से जुड़ा अगला सवाल मेरा है, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी कितने तरह की होती है? प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस दो प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। ये क्रेडिट फैसिलिटी रुपए और फॉरेन करेंसी में मिलती है। इसका इस्तेमाल प्रोडक्शन और शिपमेंट से जुड़े घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। दूसरी फैसिलिटी है रनिंग अकाउंट पैकिंग क्रेडिट लिमिट। ये एक तरह का रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है जो फॉरेन करेंसी और रुपये में मिलता है। ये उन एक्सपोर्टर के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें कई सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए बार बार फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब बात अगर करें कि इसके फैसिलिटी अवेल करने के लिए, तो एक्सपोर्टर इस फैसिलिटी को कहाँ से अवेल कर सकता है? क्या न्यू एक्सपोर्टर भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं? ये फैसिलिटी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक से मिल सकती है। जी हाँ, नए एक्सपोर्टर भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। सर अब ये बताएं कि इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए बैंक को क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एक्सपोर्टर को बैंक को कई तरह के डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल और बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस कवर नोट। इस फैसिलिटी को अवेल करने पर बैंक क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है? इस फैसिलिटी के अंतर्गत यदि एक्सपोर्टर रुपये में लोन लेते हैं तो उनको रेपो रेट प्लस बैंक मार्जिन पर इंटरेस्ट रेट देना होगा। आजकल इस फैसिलिटी का इंटरेस्ट रेट 9% के आसपास आता है। इस फैसिलिटी को रुपए में यूज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, गवर्नमेंट इसके लिए इंटरेस्ट सर्वेंशन देती है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत 2% से लेकर 3% पर एनम तक इंटरेस्ट में छूट मिलती है। इस वजह से इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो जाता है।
यदि एक्सपोर्टर इस फैसिलिटी को फॉरेन करेंसी में अवेल करता है तो उसको सोफर रेट प्लस बैंक मार्जिन देना होगा। सोफर रेट इंटरनेशनल मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है। यदि कोई एक्सपोर्टर फॉरेन करेंसी में इस फैसिलिटी को अवेल करता है तो उसको इंटरेस्ट वेवर स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। आज की सिचुएशन में प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को रुपये में अवेल करना फ़ायदेमंद है। सर, इस फैसिलिटी का रीपेमेंट पीरियड क्या होता है? आमतौर पर रिपेमेंट पीरियड 180 डेज का होता है, लेकिन कुछ खास मामलों में इसे बढ़ाकर 365 दिन तक किया जा सकता है। ये बैंक और लोन की राशि पर डिपेंड करेगा। सर, हमारे पास एक मैसेज आया है जिसमें पूछा है कि प्री शिपमेंट क्रेडिट को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ, इस फैसिलिटी को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। एक्सपोर्टर किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सपोर्टर के पास वैलिड एक्सपोर्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पेमेंट फॉरेन करेंसी में रिसीव होना चाहिए। इस फैसिलिटी को अवेल करने का पर्पज वर्किंग कैपिटल गैप को पूरा करना होना चाहिए। सर, मेरा सवाल है कि क्या प्री शिपमेंट क्रेडिट को एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है? इस फैसिलिटी को कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फैसिलिटी के अंतर्गत कई तरह के एक्सपेंसेस को कवर किया जा सकता है, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, पैकिंग एंड लेबलिंग एक्सपेंसेस, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग चार्जेस। अब अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात है तो क्या इस फैसिलिटी को यूज़ करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी होती है? इस फैसिलिटी के अंतर्गत बैंक द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते हैं, जैसे कि लोन जिस पर्पज के लिए लिया गया है फंड को उसी पर्पज के लिए यूज करना है। लोन रिपेमेंट पीरियड भी बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। एक्सपोर्टर को उसी पीरियड में लोन का रिपेमेंट करना होगा। सर बताइए, क्या इस फैसिलिटी को डोमेस्टिक सेल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है? आपकी क्या राय है? इस फैसिलिटी को सिर्फ एक्सपोर्ट से जुड़े खर्चे के लिए ही यूज किया जा सकता है। अब ये बताएं कि इस फैसिलिटी में आरबीआई का क्या रोल है? आरबीआई भारत में प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तय करता है। ये फ्रेमवर्क बैंकों को डायरेक्शन देता है कि उन्हें किस तरह से इस तरह के लोन देने हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर फॉरेन करेंसी की बात हम करते हैं तो क्या इस फैसिलिटी को फॉरेन करेंसी में भी यूज़ किया जा सकता है और इसके फ़ायदे क्या हैं? हाँ, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस को फॉरेन करेंसी में प्राप्त कर सकते हैं। यह विकल्प आमतौर पर उन एक्सपोर्टर के लिए फ़ायदेमंद होता है जिनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फॉरेन करेंसी में रिसीव होती हैं। जिन एक्सपोर्टर को गुड्स इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है, उनके करेंसी कन्वर्जन चार्जेज में सेविंग होती है। इस फैसिलिटी को फॉरेन करेंसी में अवेल करने से नेचुरल करेंसी हेजिंग होती है। यदि फॉरेन करेंसी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो एक्सपोर्टर उस लॉस से बच जाता है। सर ये बताएं कि प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी का यूज़ किस लिए किया जाता है? प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट का इस्तेमाल प्रोडक्शन और शिपमेंट से जुड़े कई तरह के खर्चे को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट। मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल ये है कि प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को अवेल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एक्सपोर्टर को कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है, जैसे कि नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, नंबर 2 कंफर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, नंबर 3 इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एक्सपोर्टर के पास कोलेटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ प्री शिपमेंट क्रेडिट एक्सपोर्ट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है? प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने से लेकर गुड्स को शिपमेंट करने तक यूज किया जा सकता है, जबकि पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को गुड्स शिप करने के बाद यूज किया जाता है। प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट में को 90 डेज से लेकर 180 डेज तक यूज किया जा सकता है, जबकि पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को गुड्स शिपमेंट के बाद
दिया जा सकता है। इसका टेन्योर 22 के साथ क्रेडिट टर्म पर डिपेंड करते हैं। प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को रॉ मटेरियल परचेज, लेबर पेमेंट, पैकेजिंग और इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, जबकि पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को प्री शिपमेंट क्रेडिट को रिपे करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में मिल सकती है। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी और एक्सपोर्ट बिल फैक्टरिंग फैसिलिटी के रूप में यूज किया जा सकता है। अब आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या PSEC को मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के बीच शेयर किया जा सकता है? प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर और गुड्स मैन्युफैक्चरर के बीच शेयर किया जा सकता है। इससे गुड्स मैन्युफैक्चरर को सस्ते रेट पर लोन मिल जाता है। हम बात करते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट की, तो एक्सपोर्टर के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या है? इस स्कीम से एक्सपोर्टर को क्या फ़ायदा है, ये हमें थोड़ा ठीक से बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स भी इसको समझ पाएं। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट पर गवर्नमेंट द्वारा इंटरेस्ट वेवर दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत 2% से लेकर 3% पर एनम तक इंटरेस्ट में छूट मिलती है। इस स्कीम के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि नंबर 1, इंडियन एक्सपोर्टर ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकें। नंबर 2, एक्सपोर्टर की फाइनेंस कॉस्ट कम हो सके, जिससे वो अपने कस्टमर को कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर कर सकें, जिससे एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ सके। इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी का एक्सपोर्ट करने वाले सभी MSME मैन्युफैक्चरर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल होते हैं। स्पेशल सेक्टर जो कि 410 टैरिफ लाइन के आसपास होता है, उस सेक्टर में 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फ़ायदा उठाने वाले एक्सपोर्टर्स को इस स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इस स्कीम को गवर्नमेंट द्वारा 30 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस स्कीम में बैंक अपने आप इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट से क्लेम करता है। एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं? इसका क्या प्रोसीजर है? इस स्कीम में एक्सपोर्टर को बेनिफिट अवेल करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि नंबर 1, एक्सपोर्टर के पास वैलिड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। नंबर 2, स्पेशल गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट होना चाहिए जो कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 3, एक्सपोर्टर के पास मिनिमम एक्सपोर्ट टर्नओवर होना चाहिए। अब इस स्कीम में बेनिफिट अवेल करने के लिए प्रोसीजर को समझते हैं। एक्सपोर्टर को DGFT वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना होगा। ये UIN 1 साल के लिए मान्य होता है और हर साल इसे रिन्यू कराना जरूरी होता है। बैंक को प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। बैंक एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट को चेक करेगा और बैंक की गाइडलाइन के बेसिस पर एक्सपोर्ट लिमिट को अप्रूव करेगा। बैंक एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होने पर उसे वेरीफाई करेगा और लिमिट को रिलीज कर देगा। RBI अप्रूवल के बाद बैंक सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। कुछ मामलों में एक्सपोर्टर को इस स्कीम में बेनिफिट अवेल करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर से सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। हम सभी को बैंक के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, उससे जुड़ी फैसिलिटीज़ के बारे में भी होनी चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक्सपोर्टर्स PSEC फैसिलिटी को अवेल करते समय रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? जब कोई एक्सपोर्टर प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट का लाभ उठाता है जिसमें जोखिम शामिल होता है, इस जोखिम को कम करने के लिए एक्सपोर्टर को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नंबर 1, ओवरसीज बायर का ध्यान से चयन करना चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। नंबर 2, एक्सपोर्टर को
एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, जिससे इंपोर्टर द्वारा भुगतान ना करने की स्थिति में एक्सपोर्टर का कोई नुकसान ना हो। नंबर 3, एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हेजिंग का ऑप्शन अपनाना चाहिए। क्या बता सकते हैं कि किस टाइप की कमोडिटीज रनिंग अकाउंट पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है? ट्रेडिशनली रनिंग अकाउंट प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को सिलेक्टेड कमोडिटी के लिए फिक्स किया गया था, लेकिन करंट सिनेरियो में आरबीआई ने कई तरह की कमोडिटीज के लिए इस सुविधा को अनुमति दे दी है। हमारे व्यूअर्स का अगला सवाल, रनिंग अकाउंट पैकिंग क्रेडिट लिमिट को कैसे लिक्विडेटेड किया जाता है? रनिंग अकाउंट प्री शिपमेंट क्रेडिट को 3 तरह से लिक्विडेट किया जा सकता है। नंबर 1, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट करके उसकी आय को रनिंग अकाउंट में क्रेडिट करा सकता है। इस तरह से रनिंग अकाउंट की शिपमेंट को लिक्विडेट किया जा सकता है। नंबर 2, फॉरेन करेंसी लोन लेकर एक्सपोर्टर रनिंग अकाउंट प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को लिक्विडेट करा सकता है। इस लोन को एक्सपोर्ट बिल के द्वारा सिक्योर किया जा सकता है। यदि एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया है तो एक्सपोर्टर रुपी सोर्स से रनिंग अकाउंट प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को बंद कर सकता है। सर, अभी एक डीएम आया है कि यदि रनिंग अकाउंट पैकिंग क्रेडिट द्वारा फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसल्ड हो जाता है, तब उसका रीपेमेंट किस तरह से किया जाएगा? एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द होने की स्थिति में एक्सपोर्टर को एक्रूड इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अर्ली लिक्विडेशन के लिए पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। सर, गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज़ लाती हैं, तो उन्हीं में से एक सवाल मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है? गवर्नमेंट की कई पॉलिसी जैसे कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम इस फैसिलिटी को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो ये थी प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आज ही FinanceSeva.com के कॉन्टैक्ट नंबर 9863020202 पर कॉल करें या FinanceSeva.com की वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करें। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट लॉ की वीडियोस भी लेकर आते हैं, जिससे आप फाइनेंशियली एजुकेट होकर अपने पर्सनल गोल और बिजनेस गोल को पूरा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।